हाय, गुड मॉर्निंग साक्षी। गुड मॉर्निंग गुड्डू। हाय, गुड मॉर्निंग साक्षी। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जोया, गुड मॉर्निंग कोमल। कैसे हैं आप लोग? सॉरी स्टूडेंट। चल, तो आज की क्लास का टुडे सेशन मोस्ट वेलकम। तो आज के सेशन में आपका स्वागत है एंड मैं अतुल कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज के सेशन में हम लोगों को हीगल के बारे में पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट आ जाएंगे क्लास में, एक बार हाय हेलो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ओके, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। चलिए आइए। तो कल की क्लास में जो हम लोगों ने जेएस मिल के बारे में पढ़ा था, उसमें आई होप किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर है किसी भी प्रकार का डाउट तो आप बताइएगा, तो उसे क्लियर किया जाएगा, ओके। चलिए सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। जय श्री कृष्णा करिश्मा। चलिए, गुड मॉर्निंग पंकज। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नोट्स, ईवाईक्यू और मॉक टेस्ट आप लोग लगाते रहिएगा, है ना? और आपके जो भी दोस्त मित्र हैं, उनको अगर मेरे साथ जुड़ने चाहते हैं तो उनके लिए आप कूपन कोड अतुल10 को बताइएगा, जिससे कि आपके दोस्त या कोई भी मित्र ग्रुप हो तो उसमें उसको 10% ऑफ मिलेगा, ओके। चलिए, तो आज हम लोग जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल के बारे में पढ़ेंगे, जिनका पूरा नाम जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल है और शॉर्ट में हम इनको हीगल भी कहते हैं। तो हीगल का, गुड मॉर्निंग पूजा। हीगल के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनका, जो डायलेक्टिक मेथड है, द्वंदात्मक पद्धति, उसे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। वो बताते हैं कि एक राज्य या एक समाज कैसे बना है, कि विचारों तर्क वितर्क करने के बाद जो अंत में सबसे अच्छा विचार आया, उसके बाद राज्य की उत्पत्ति। ओके, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक सभी को वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है ना? बताइए। ओके, थैंक यू सर जी। ओके, चलिए, तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, क्योंकि एक बेचारा, क्या मान के चलिए आप अपने दोस्त का जब परिचय जान लेते हैं तो दोस्त के बारे में कई चीजें समझ लेते हैं। इसी प्रकार हम लोग हीगल के बारे में कुछ चीजें समझ लेंगे, जिससे कि हमें आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो चीजें क्लियर होती है, ओके। चलिए, तो पहले इनको याद रखेंगे, आदर्शवाद विचार रखेंगे, ठीक है। जब हमने आपको सुबह जब कोई भी क्लास की थी हमने, तो उसमें हमने आपको बताया था कि आदर्शवादी विचारक क्या होते हैं, ओके। तो हीगल की प्रमुख उपलब्धि उनका आदर्शवाद की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति का विकास था, जिसे कभी कभी पूर्ण आदर्शवादी कहा जाता है। अर्थात हीगल एक कैसे थिंकर है? आइडियलिस्ट थिंकर है, ओके। हीगल को 20वीं शताब्दी में इसके प्रवर्तक के रूप में देखा गया है कि थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, ओके। थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वाद, प्रतिवाद एंड संवाद, ओके। एक संख्याविद दार्शनिक जो संख्याओं का ज्ञान रखता है, क्योंकि उनके राज्य उनके नागरिक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे, ओके। तो हीगल बताते हैं कि भाई जो राज्य है उसमें ईश्वर का अवतरण होगा, और राज्य के ही अनुसार जो भी राज्य के द्वारा काम दिए जाए
या कार दिए जाए उनको काम करना ही व्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो हीगल ने अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति कहाँ से ली? सुकरात से ली। एक चीज याद रखिएगा, सुकरात से उन्होंने द्वंद्वात्मक पद्धति ली, और हीगल से जब हम लोग आगे कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो हीगल से कार्ल मार्क्स से लेते हैं। ओके, अरस्तु की टेलीलॉजी का ज्ञान का एक सिद्धांत है। टेलीलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया, जो पहले से आपके मन में आती है विचारधाराएं। मैंने आपको कुर्सी का एग्जाम्पल दिया था, है ना, कि आपके पास जो विचार आते हैं और उनका साक्षात आप देख लेते हैं। ओके, तो याद रखिएगा उन्होंने टेलीलॉजी का ज्ञान भी लिया। टेलीलॉजी जिनके अनुसार किसी चीज को उसके अंत या उद्देश्य के संदर्भ में समझा जाता है। समाचार पत्र का अंत और उद्देश्य समाचार प्रदान करना है। ओके, तो याद रखिए। ये इमैनुअल कांट से भी प्रभावित थे। इमैनुअल कांट भी एक आदर्शवादी विचारक हैं, इनको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ ऐसा बनता है कि हीगल किन विचारकों से प्रभावित थे? तो इमैनुअल कांट से प्रभावित थे, जो एक आदर्शवादी विचारक है। ओके, हीगल का यह विचार कि राज्य की स्थापना का कारण होती है और विचार कि राज्य द्वारा बनाए गए कानून शुद्ध कारण के आदेश हैं। जो कांटियन स्थिति का मतलब जो कांटियन स्थिति अर्थात कांट के द्वारा जो विचार माना गया राज्य के लिए, वही हीगल के लिए माना गया। हीगल भी मानते हैं। हीगल कहते हैं कि कुछ नैतिक रूप से काम किए गए, या फिर मान के चलिएगा कुछ ऐसे काम हैं जिनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई, व्यक्ति को आज्ञा मानने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। ओके, हीगल ने व्यक्ति को विरोध करने एवं विरोध करने का अधिकार नहीं दिया, किसी भी प्रकार का विरोध करने का अधिकार नहीं दिया। इसे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, राज्य उसके द्वारा बनाए गए कानून, इन्होंने राज्य को सर्वोच्च माना है। ठीक है, कि राज्य के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाए उसका हम विरोध नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि व्यक्ति आदर्श है। रूसों की सामान्य इच्छा से भी प्रभावित है। आपको सामान्य इच्छा के बारे में हमने बताया है। निजी हित की अपेक्षा लोक हित के बारे में बात करते हैं, जैसा रूसों ने किया है कि सामान्य इच्छा में क्या है? लोक हित है। ओके, इनकी कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक है, इनको आप पढ़ना है और इनको सीक्वेंस में भी याद करना है आपको, जैसा कि यहाँ दिया है। एज इट इज याद कर लीजिएगा। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, साइंस ऑफ लॉजिक, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये दो पुस्तक। साइंस ऑफ लॉजिक, encyclopedia of the philosophical science, है ना, एलिमेंट्स ऑफ फिलोसफिकल राइट, लेक्चर ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ये बुक आपको याद करनी है। ओके, ये 5 बुक हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई होप नहीं होगी, है ना। चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आदर्शवाद, आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद तो जानते हैं, आइडियलिज्म, जैसा उनका प्लेटो एंड अरिस्टो का था, कि जिसमें व्यक्ति क्या करता है? राज्य की आज्ञा मानता है, व्यक्ति किसी प्रकार का विरोध नहीं करता है। ओके, सिर्फ इतना याद रखिएगा ना। जब ऐसे समझ लीजिएगा कि आपके मम्मी पापा कहते हैं कि मेरा बच्चा आदर्श है ना, एक आदर्श विचारों में पला बड़ा है, वही चीज है। ओके, प्लेटो के बाद हीगल आदर्शवाद के प्रमुख समर्थक थे। उनका मानना था कि दुनिया में हर चीज का सच्चा ज्ञान किसी चीज के आइडिया से लिया जाता है। इस चीज को समझ लीजिएगा इतना कि दुनिया में जो भी चीजें हैं, जब तक हम लोग तर्क विरोध नहीं करना। यस, दुनिया में कोई भी चीजें हैं, उसका हम सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उस पर तर्क वितर्क करेंगे, विचार करेंगे, तभी सत्य ज्ञान होगा। जैसे मान के चलिएगा कोई भी चीज हो, भाई हम कहेंगे ये पेन है, और ये पेन किस लिए क्या है, जब लोग हम इस पर विचार करेंगे कि ये इसके लिखने के लिए होता है, लिखेंगे, तब हम लोग सिद्ध करेंगे कि हाँ ये पेन है। ओके, इसीलिए वो कहते हैं कि सच्चा ज्ञान किसी चीज के आइडिया से लिया जाता है। मतलब जब हमारे विचार में आइडिया आता है, प्लेटो क्या कहते हैं? विचार स्थायी है, राइट। विचार में क्या है कि जब हमारे मन में कोई विचार आता है, विचार की जो छाया प्रति हमारे मन में बनती है, वो अंत में सामने हमारे पास वास्तविक रूप से होता है। जैसे आज के टाइम में क्या है हमारे पास? सामने मोटरसाइकिल है, विचार आया, किसी व्यक्ति के मन में विचार आया होगा, है ना, कि एक गाड़ी होनी चाहिए जो कोई भी ईंधन से चले, है ना, डीजल या पेट्रोल से चले, और जिससे जल्दी से हम लोग अपना रास्ता तय कर सकें। ओके,
सर सबसे पहले आदर्शवादी प्लेटो। यस कोमल, प्लेटो अरस्तु हैं आदर्शवादी। देखिए सबसे पहले और बाद में यहाँ मान लीजिएगा कि एक सीक्वेंस में चलते हैं। जब हम लोग अपने सिलेबस को देखते हैं तब चलते हैं कि प्लेटो पहले हैं, फिर वो है अरस्तु, उसके बाद हीगल आते हैं। ओके, तो यहाँ पहला दूसरा नहीं पूछा जाता है, यहाँ ये पूछा जाता है कौन से थिंकर आदर्शवादी हैं और कौन से नहीं। ओके कोमल, चलिए। वस्तु का विचार स्वयं वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिक संसार निरंतर प्रवाह और परिवर्तन की स्थिति में है, लेकिन विचार स्थायी होता है। भौतिक संसार केवल विचारों की अभिव्यक्ति। उदाहरण के लिए मेज कुर्सी, सेम प्लेटो वाला उदाहरण लेते हैं, ये भी मेज कुर्सी वाला, कि समाज में जो विचार है ना, जो आपके आइडियाज हैं, वो स्थायी है, वो कभी भी परिवर्तित होंगे, लेकिन वो विचार स्थायी रहेंगे। राइट, आपके जैसे मन में क्या है कि हमको जेआरएफ करना है, तो आपने विचार किया कि हमें जेआरएफ करना है, प्रोफेसर बनना है। अब आप उस विचार को सत्य करने के लिए, वास्तविक एक रियल लाइफ में लाने के लिए क्या करेंगे कि आप पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। राइट, और तैयारी करने के बाद अंत में क्या होगा कि आपका उसके लिए आपके पास क्या होगा, रिजल्ट। तो वो आपका विचार कहीं ना कहीं रियल लाइफ में आ गया, तो विचार आपका स्थायी था ना, उसे काम कर रहे हैं आप। ये चीज वो कहना चाहते हैं कि समाज में जो निरंतर प्रभाव होते हैं वो विचार में होते हैं, भौतिक वस्तुओं में नहीं होते। अब भौतिक वस्तुएं किस पर स्थित है, वो विचारों पर है कि आज मोबाइल होगा, फिर अपडेट होगा वर्जन, तो वो विचार ही है। ओके, चलिए, तो वो जो कहते हैं कि भाई जो भौतिक वस्तु है वो सिर्फ विचारों पर टिकी हुई है। ओके, अगला पॉइंट है, उनका मानना है कि वास्तव में विद्यमान वस्तु का ज्ञान सापेक्ष है, इसलिए अपूर्ण है। पूर्ण ज्ञान वस्तु के विचार को जानने के बारे में है। अर्थात वो कहते हैं जो विचार हैं आपके मन में, जो कोई भी शंका आती है, जैसे मान के चलिए वो कहते हैं कि ईश्वर ने राज्य बनाया है, राज्य क्या है, तो राज्य के बारे में जानने के लिए हमें उस पर विचार करना होगा कि राज्य कैसे आया और क्यों आया। ओके, अगला है, हीगल के सिद्धांत के अनुसार यह विचार है कि इतिहास सच्ची मोटर का निर्माण करता है। उन्होंने मूल रूप से इतिहास की एक आदर्शवादी व्याख्या की, जो विचार है वो सबसे सही। तो इन सब पॉइंटों का सिर्फ सार ये है कि हीगल कहना चाहते हैं विचार स्थायी होता है। ओके, एक पॉइंट में याद रख लीजिए। यहां तक क्लियर है सभी को? किसी का कोई डाउट? साक्षी, कोमल, गुड्डू, पंकज, पूजा, साबा हुसैन, गुलनाज, जोया, करिश्मा, बताइए। सुमित्रा, ओके, वेरी गुड पूजा। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों का यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आता है डायलेक्टिक मेथड, द्वंदात्मक पद्धति। अच्छा, एक क्वेश्चन का मेरा जवाब दे दीजिएगा तो आपको डायलेक्टिक मेथड समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्या क्वेश्चन है आपके मन में जो हमें डायलेक्टिक मेथड समझा दे। अच्छा, एक चीज बताइएगा, जब आप कहीं घूमने जाते हो, है ना, या कोई भी प्लान बनाते हो, तो झट से प्लान बनता है। जैसे मान के चलिए आपने सोचा कि हमें बाहर जाना है, तो बाहर जाना है ये तो आपने सोच लिया, लेकिन बाहर कैसे जाना है, कब जाना है, ये चीजें सोचते हैं आप? बताइए कौन कौन सोचता है? बाहर जाने के लिए आप कारण भी ढूंढते हैं, और बाहर किससे जाना है? कोई नहीं सोचता, बताइए कौन कौन सोचता है? ओके, गुड करिश्मा। यस, जो है प्री प्लान करते हैं। ओके कौन? तो जब आप सोचते हैं, ओके, यस यस, जब आप लोग सोचते हैं, जैसे आपके मन में आया कि आज मैं सोच रहा हूँ कि घूमने जाऊं या मूवी देखने जाऊं, ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मूवी किस टाइम देखें, मतलब आप अंदर ही अंदर विचार पे विचार विमर्श कर रहे हैं, मतलब आप एक रैशनल दुनिया में जीने लगे, आप तर्क कर रहे हैं आप अपने मस्तिष्क में, और आप एक अच्छे से अच्छे आइडिया को अपने मन में ला रहे हैं। राइट, तो मूवी देखने जाएंगे, इस थिएटर में जाएंगे, इसका साउंड अच्छा होता है, और हम जाएंगे इतनी दूर, किससे जाएंगे? बाइक से जाएंगे, 4 व्हीलर से जाएंगे, या टैक्सी बुलाएंगे, किससे जाएंगे, है ना? तो आप सुविधाओं को ढूंढने लगते हैं। आप जब कोई काम करने जाते हैं तो उसकी एक अच्छे से अच्छे वातावरण को खोजने लगते हैं, और जो अच्छे से अच्छा वातावरण होता है वही होता है संवाद।
ओके, जैसे मान के चलिए आपके मन में विचार आया, ये हो गया आपका क्या, वाद, कि आपके मन में विचार आया। अब विचार पे फिर विचार आया, उसे कहते हैं प्रतिवाद, कि अब हम मूवी देखने जाएंगे। और अंत में जो डिसीजन लिया वो होता है संवाद। ओके, इसे कहते हैं सिंथेसिस। थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। अब इसके बीच में इन दोनों में तर्क वितर्क होगा, और जो भी सही कहा जाएगा उसको लेके फिर यहाँ तर्क वितर्क होगा, और अंत में संवाद हो जाएगा। कि जो सबसे बेस्ट होगा उसे ही हम मानेंगे, उसे कहते हैं क्या, सिंथेसिस। ओके, तो अब इस चीज को हम एक डायग्राम से भी समझ लेंगे, पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये आपको पढ़ने की आवश्यकता है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो लोग ये चीजें पढ़ के आए थे, सच बताना, क्योंकि नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा देता हूँ, तो आपको पढ़ना चाहिए। बताइए कौन कौन पढ़ के आया। ओके, कोई बात नहीं जो है, लेकिन अब स्वास्थ्य आपका ठीक है, पहले स्वास्थ्य रखिएगा उसके बाद पढ़ाई। ओके, जब स्वास्थ्य सही रहेगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। ओके, वेरी गुड। ओके, बस रीड कर लीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आप लोग एक बार आई कैप्चर कर लीजिएगा चीज़ों को कि क्या कहा गया है, बस। क्योंकि यहाँ उन चीज़ों को हम बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, तो जिससे क्या है आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, आप पहले पढ़ के आएंगे उसमें मेरा कोई फायदा नहीं, ठीक है। आप पहले पढ़ के आएंगे, आपका ही फायदा है कि हम जो चीज़ें समझाएंगे वो आपकी कैचिंग पावर बढ़ जाएगी उस समय, कि हाँ ये मैंने पढ़ा था कहीं और हम सर बता रहे हैं, तो जल्दी से फीड हो जाएगा माइंड, राइट। नहीं, यहाँ हम जो बता रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि सर कोई गाना गा रहे हैं या कव्वाली गा रहे हैं जो हम सुन रहे हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ओके, कि हमको एक कथा नहीं सुननी है, राइट। चीज़ें कैप्चर करना है जल्दी से, क्योंकि हम लोगों का गोल जो है, गोल बड़ा है, समय भी कम है, तो तैयारी खुद भी करनी पड़ेगी, है ना। टीचर सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, रास्ता बता सकता है, चल नहीं सकता आपके साथ। ओके, याद रखिए। चलिए, अब इन्होंने सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि द्वंद्वात्मक डायलैक्टिक मेथड किससे उधार लिया है, तो सुकरात से लिया है। सबसे पहला पॉइंट ये रखिएगा, इंपोर्टेंट। ओके, दूसरा, द्वंद्वात्मक चर्चा की विधि के माध्यम से विरोधाभासों को उजागर करने की एक विधि है, ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगर डायलैक्टिक मेथड पूछ लेते हैं क्या है, तो डायलैक्टिक मेथड इज एक्सपोजिंग कंट्राडिक्शन थ्रू द मेथड ऑफ डिस्कशन या डिस्कस। ओके, तो मतलब विचार या विरोधों को उजागर करने या विचार विमर्श की एक प्रक्रिया है। ओके, क्लियर, ये याद रखिएगा। हीगल ने तर्क दिया है कि निरपेक्ष विचार या आत्मा एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है जिसमें एक विचार, अर्थात उसे थीसिस से एंटीथीसिस तक चलता है, और जब तक कि दोनों का संश्लेषण नहीं हो जाता है तब तक वो चलता रहता है। अब ये चीज समझिएगा, जो हमने आपको मूवी देखने का, थिएटर जाने तक का आपको एक हमने एग्जाम्पल दिया, सेम वही एग्जाम्पल आप राज्य पर अप्लाई कर दीजिएगा। कि राज्य या व्यक्ति जब तक विचार विमर्श करेगा, जब तक कि उसे एक अच्छा और एक सेटिस्फाई करने वाला हल ना मिल जाए, मतलब सॉल्विंग ना मिल जाए, सॉल्विंग पॉइंट ना मिल जाए, तब तक वो अंदर विचार करता रहेगा। ओके, तो वही बात हीगल कहते हैं कि निरपेक्ष विचार आत्मा, मतलब थीसिस और एंटीथीसिस। तो यहाँ उन्होंने विचार को एक थीसिस माना है, और उसके विरोध में जो आता है उसे एंटीथीसिस माना है। और दोनों में अगर संश्लेषण नहीं होता है, और जब हो जाता है तो उसे संश्लेषण, अर्थात सिंथेसिस भी कहते हैं, प्रतिवाद भी कहते हैं, सॉरी नहीं, संवाद भी कहते हैं। तो हिंदी में वाद, प्रतिवाद, संवाद कहा जाता है, और इंग्लिश में थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। तो ये चीजें याद रखिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए हीगल में, ठीक है। हीगल से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो बता दीजिएगा। पंकज, गुड्डू, कोमल, साक्षी, जोया, सुमित्रा, चिंकी, पिंकी। चलिए, ओके, अब हम लोग आते हैं
अब ये चीज़ें सिर्फ वही थ्योरी है, तो समझ लीजिएगा। अब जो भी लोग पढ़ के नहीं आए तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समय के साथ संश्लेषण स्वयं एक थीसिस द्वारा दर्जा प्राप्त कर लेता है, ओके, और अपने समय में एंटीथीसिस को जन्म देता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, इसे हम लोग समझेंगे। अब क्या है, पहले आपका मूवी का प्लान बन रहा था और यहाँ विचार विमर्श चल रहा था और फिर यहाँ मूवी देखने गए थे। अब आपका एक समय ऐसा आएगा जो आपका संश्लेषण बना था, सिंथेसिस था, तो आगे जाके फिर से ये क्या बन जाएगा, थीसिस बन जाएगा कि हम मूवी देखने तो गए थे, हम उसे और अच्छा कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मोबाइल अपडेट होते रहते हैं, विचार आपके एक से एक बढ़ते रहते हैं विचार, सेम उसी प्रकार हीगल भी कहते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति रेगुलर चलती रहती है, और ये जब तक चलती रहेगी जब तक राज्य में ईश्वर का अवतरण ना हो जाए। आगे यही बात कहेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे, ओके। तो यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा कि संश्लेषण स्वयं एक थीसिस भी बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीगल के अनुसार संश्लेषण स्वयं थीसिस बन जाता है या नहीं, है ना। तो हो सकता है ये घुमा के क्वेश्चन पूछ लें, या असेसन रीजन में पूछ लें, या नॉर्मल आपको पूछ लें, तो याद रखिएगा एक समय ऐसा भी आएगा जब सिंथेसिस आगे जाके थीसिस बन जाएगी, ओके। गुड मॉर्निंग सिमरन, लेट हो गए हैं आप, ओके। और यह प्रक्रिया चलती रहती है। द्वंद्वात्मक आदर्शवाद इसका विरोध, सॉरी इसका अर्थ है प्रत्येक विचार एक थीसिस और काउंटर आइडिया एंटीथीसिस को जन्म देता है, और मूल विचार और काउंटर विचार एक नए विचार संश्लेषण को जन्म देने के लिए विलीन हो जाता है। यह नया विचार कालांतर में स्वयं ही थीसिस बन जाता है और इसके विरोध को जन्म देता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती है। ये चीज क्लियर है, समझ में आया कि डायलेक्टिक आइडियलिज्म क्या है, ये चीज बताइए। अगर आपको क्लियर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं और एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो कई स्टूडेंटों को समझ में भी नहीं आती, है ना। ओके, गुड मॉर्निंग निर्मला, क्लियर है डायलेक्टिक आइडियलिज्म कि नहीं? ओके, देखिए हम एग्जाम्पल सिंपल लेंगे, लेकिन आपको उस एग्जाम्पल को कहाँ रखना है, हीगल के विचारों में रखना है, ओके। जैसे मान के चलिएगा आपके मन में विचार आया, ओके रिपीट करते हैं। आपके मन में विचार आया कि सर एक सोफा होना चाहिए घर में। तो पहले हमारे पास कुर्सी थी, सोफा आ गया, मतलब कुर्सी का पहले हमारे पास था। उसके बाद हम लोगों ने विचार किया कि कुर्सी से कंफर्ट सोफा होना चाहिए। फिर सोफे पे हमने क्या किया, डिसीजन लिया कि भाई कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए भैया, बढ़िया उसका फॉर्म होना चाहिए। ये सब विचार लेने के बाद आप एक सोफा अच्छे से अच्छा खरीद के लाए, राइट। अब आप खरीद के लाए, कुछ समय उस पर गुजारा, कुछ समय गुजारने के बाद अब नई टेक्नोलॉजी बाजार में आ गई। तो आपने कहा अब ये, अब आपका ये पुराना हो गया ना, ये विचार अब आपका पुराना हो गया, राइट, सोफा पुराना। अब आपने कहा अब ये क्या बन जाएगा, ये थीसिस बन जाएगी। अब पुराना है तो इससे आप बढ़कर सोचेंगे। अब फिर आपके मन में एक विचार आएगा, ये सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी पीछे। अब यही आपका थीसिस बन गई, यही आपका एक आइडिया बन गया कि भाई सर ये तो सोफा था, अब जो बाजार में नई टेक्नोलॉजी आ गई, सोफा के साथ वो बेड भी बन जाता है, वो बहुत कंफर्ट होता है, वो मसाज भी कर देता है। तो आपके पास विचार आया कि कैसा होना चाहिए, ऐसा हो। और अंत में आप एक और एक्स्ट्रा लग्जरी वाला बोलिए है सोफा, जिसमें कंफर्ट हो, आपको मसाज भी हो जाए, सोफा भी बन जाए, मतलब वहां पड़े पड़े आपको सब कुछ मिल जाए, राइट। तो अब ये आपका क्या हुआ, सिंथेसिस। तो प्रक्रिया कहाँ चल रही है, चल रही है ना। पहले हम लोग यहाँ थे, फिर उसके बाद यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर ये स्टेज वो बन गया, थीसिस बन गया कि यहाँ सोफा तो है, अब सोफा को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और करना, राइट। फिर जो नई टेक्नोलॉजी आएगी फिर आप उस पर जाएंगे, तो ऐसे ही ऐसे आप घूमते रहेंगे, इसलिए ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ओके, क्लियर। ऐसा ही राज्य में वो कहते हैं कि विचार जो व्यक्ति के अंदर है वो चलते रहते हैं, ओके भाई, यहाँ क्लियर हुआ। अब यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई प्रत्येक विचार को उन्होंने थीसिस किया, बेहतर के साथ बदलाव होता रहता है, यस यस, हाँ बेहतर के साथ बदलाव होता रहता है, मतलब अपडेट होते रहते हैं, ओके कह सकते हैं। प्रत्येक विचार थीसिस है। और यहाँ चीज याद, यहाँ चीज एक नोट करिएगा कि हीगल के अनुसार एक आइडिया विचार क्या है, थीसिस है। पूछ लेते हैं आइडिया विचार क्या है, थीसिस है, और उसका काउंटर आइडिया जो रहेगा वो एंटी थीसिस रहेगा, ओके, जो काउंटर आइडिया रहेगा। और काउंटर आइडिया का एक नया विचार
संश्लेषण को जन्म देता है। अब याद रखिएगा, जो हमारे अंदर विचार आएगा उसको काउंटर करने के लिए एक और विचार आएगा ना, मैंने आपको बताया। जैसे विचार आया हमारे अंदर सोफा का, है ना, उसके अंदर फिर उसके एक काउंटर में आया कि सोफा अच्छा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। जब काउंटर विचार आएगा फिर इन दोनों में भैया तर्क वितर्क होगा, झगड़ा होगा। मतलब झगड़े का मतलब होगा झगड़ा अच्छे के लिए होगा कि और बेहतर कैसे करें। फिर दोनों में कंपेयर होगा कि क्या चीजें अच्छी हों। फिर आपका जो अंत में विचार आएगा वो संश्लेषण होगा, और एक ऐसा समय आएगा कि संश्लेषण भी थीसिस बन जाएगा, मतलब अपडेट होता रहेगा। ये प्रक्रिया चलती रहेगी हीगल के अनुसार। ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हीगल ने तर्क दिया कि अपनी द्वंद्वात्मक पद्धति के उपयोग से उन्होंने दर्शन के इतिहास में सबसे महान सूत्र की खोज की है। ओके, उनका कहना है कि इतिहास में विवेक की यात्रा एक जटिल द्वंद्वात्मक प्रकृति है। मतलब जो विवेक मतलब विचार की जो यात्रा है वो जटिल द्वंद्वात्मक पद्धति है। उसमें तर्क वितर्क होते रहते हैं, रैशनैलिटी होती रहती है, तार्किकता होती रहती है, और अंत में तब जाके कहीं से अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। जैसे आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, जब आपका कोई नया मकान बनता है तो आप उस पर कितना विचार विमर्श करते हैं। फिर फैमिली के कई विचार आते हैं, उन पर वाद विवाद प्रतिवाद होता रहता है, काउंटर पे काउंटर होता है। सेम विचार एक लंबा प्रोसेस है, वो कहते हैं। यह एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा विचार स्वयं आगे बढ़ता है, और जब आप विचार करते रहते हैं तो आपके पास विचार भी और आगे बढ़ते हैं। राइट, किसी भी चीज पर आप चर्चा करेंगे तो आपके विचार बढ़ते रहें, उनकी समस्या एवं समाधान आपको मिलते रहे। वही चीज ये कहते हैं। ओके, द्वंद्वात्मक आदर्शवाद इतिहास को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करने के लिए एक तार्किक उपकरण है। अब इस चीज को समझ लीजिएगा, ये पॉइंट समझ में आया आपको कि नहीं? बताइए किस किस को समझ में आया ये पॉइंट। तो द्वंद्वात्मक आदर्शवाद इतिहास को उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में लाने का, डायलेक्टिक आइडियलिज्म इज अ लॉजिकल एप्रोच फॉर द इंटरप्रेटिंग द हिस्ट्री इन इट्स ट्रू पर्सपेक्टिव। नहीं आया? सेम वही बात कह रहे हैं, सिर्फ घुमा के कह दिए कि आपके अंदर जो विचार आता है वो आपकी वास्तविकता रहती है। विचार जो है वो वास्तविकता, सॉरी, विचार जो है वो भौतिक वस्तु है, उसकी वास्तविकता है। ओके, सिर्फ वो कहते हैं कि जो विचार है हमारी, जैसे हमारे विचार आइडिया है कि एक पेन होना चाहिए लिखने। पहले क्या चलता था, मोर या कबूतर का पंख चलता था जिससे हम लोग स्याही लेते थे, तब हम लोग लिखते थे। फिर हमारे मन में आया कि हम लोग कहाँ इतना बड़ा स्याही का डिब्बा लिए रहेंगे और बार बार यूज करेंगे, तो धीरे धीरे आविष्कार हुआ और ये पेन आया। और आज ये पेन डिजिटल हो गया। जैसे हम लोग देखो, ये हम इस पे लिख रहे हैं, ठीक हो गया। ये था, इसलिए वो कहते हैं कि वास्तविक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करने के लिए तार्किक उपकरण है। ओके, द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है? एक विचारों का विचार, एक से एक विचार करते हैं ना, तार्किक उपकरण है अच्छे से अच्छा आइडिया देने के लिए। ओके, क्लियर है यहाँ तक? पूजा, साक्षी, जोया, पंकज, गुड्डू, क्लियर है ना? चलिए, विचार वास्तविकता का रूप ले रहा है। यस, विचार जो भी हम लोग सोचते हैं वो वास्तविकता का रूप ले ही लेता है। आज आप लोग नेट जीआरएफ के बारे में पहले आप सोच रहे थे, है ना, जब आप एमए में थे या ग्रेजुएशन में, तब आप सोच रहे थे। आज आप उस पर काम कर रहे हैं, यही तो है वास्तविकता। और जब आपका जेआरएफ हो जाएगा तब क्या होगा? वो प्रमाण होगा कि हमने सोचा था कि हमें जेआरएफ करना है, और आज आपके सामने। राइट, ये है विचार। विचार ही वास्तविक है। यस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीगल ने तर्क दिया कि एक घटना को द्वंद्वात्मक कानून के अनुसार सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है, अर्थात जब इसके विपरीत के साथ तुलना की जाती है। अब एक चीज समझिए, हीगल कहते हैं हमें किसी भी चीज को जानना हो तो उसके विपरीत, या हमें किसी भी घटना को जानना है तो हमें उसके विपरीत शब्दों को लेना पड़ेगा या विपरीत अर्थों को लेना पड़ेगा, और उनसे तुलना करनी पड़ेगी कि कैसे हम लोग, क्या हुई और कैसे घटना हुई। ओके, जैसे मान के चलिएगा, वो कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि दर्द के विरोध में सुख को सबसे अच्छी तरह से समझा जाता है। कैसे? ठंड के विरोध में गर्मी को अच्छी तरह से समझा जाता है, बुराई के विरोध में अच्छाई को समझ सकते हैं, अन्याय के विरोध में न्याय को समझ सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति दर्द में या दुख में हो तो वो सुख की अहमियत समझ सकता है कि सुख कैसा होता है ना। और जब व्यक्ति कोई सुखी रहे परमानेंट, तो वो दुख को नहीं समझता है। जब वो दुख में जाएगा तब दुख को समझेगा।
जब सुखी व्यक्ति होगा तो उसे दुख का एहसास ही नहीं होगा। दुखी व्यक्ति जो होगा उसे पता होगा कि सुख कैसा होता है और सुख पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। राइट, ओके, ये चीज क्लियर हुई। तो चीजों को समझने के लिए उन्होंने किस पद्धति का यूज किया, द्वंद्वात्मक पद्धति। ओके, ठंड के विरोध में हम गर्मी को समझ सकते हैं। आज गर्मी है तो हम लोग ठंड के बारे में सोच रहे होंगे कि ठंड अच्छा, राइट। जब ठंड होगी तब कहेंगे कि गर्मी ही ठीक है, जब ज्यादा सर्दी पड़ने लगेगी, है ना। जब कोई बुराई कर रहा हो, जब आपकी अच्छाई करता है, तब आप समझ जाते हैं। ये चीजें उन्होंने कही। हीगल द्वारा द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग कहाँ किया गया है, ये चीज समझ लीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में समझा था, अब हीगल ने इस पद्धति को कैसे और कहाँ यूज किया, ये चीज समझ लीजिए। सबसे पहले याद ये समझ लीजिएगा कि राज्य कैसे बना। ओके, वो कहते हैं कि जब राज्य बना, सबसे पहले परिवार था, परिवार के बाद आया नागरिक समाज, और नागरिक समाज के बाद राज्य है। ओके, परिवार को उन्होंने थीसिस कहा और नागरिक समाज को एंटीथीसिस अर्थात प्रतिपक्ष कहा, और राज्य को संश्लेषण अर्थात सिंथेसिस कहा। ओके, क्लियर। यस यस करिश्मा, वेरी गुड। ओके ओके, देखिए मेरा सिर्फ पढ़ाने का तरीका ये है कि आप जितनी सिंपल भाषा में और जो भी एग्जाम्पल से समझना चाहें समझ जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर होंगे तो रियल और किताबी भाषा में उतारना आपको सरल हो जाएगा। राइट, चलिए अब हीगल के अनुसार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हीगल के अनुसार हीगल ने थीसिस किसे माना, तो थीसिस माना है परिवार। ओके, एंटी थीसिस माना है नागरिक समाज, और सिंथेसिस संश्लेषण माना है राज्य। ओके, क्लियर, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब वो कहते हैं कि जैसा द्वंद्वात्मक पद्धति में विचार होता है वैसा ही पहले परिवार था, परिवार ने फिर आपस में चर्चा करके फिर उसने एक नागरिक समाज बनाया, और नागरिक समाज आपस में मिलकर वाद प्रतिवाद उन्होंने कहा और अच्छा क्या कर सकते हैं, तो अंत में राज्य बना और ऐसे राज्य का गठन हो गया। ओके, ये चीज याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, अब वो कहते हैं शासन के बारे में बात करते हैं कि शासन में पहले निरंकुशवाद था, लोगों को निरंकुशवाद में ही रहना ठीक लग रहा था पहले, उन्हें पता नहीं था कि अच्छा क्या होता है। जब व्यक्ति आराम से धीरे धीरे ज्ञानी हुआ फिर उसने लोकतंत्र आया, निरंकुश सिंथेसिस था, लोकतंत्र इसका विरोध था। लोकतंत्र जो आया उसका क्या था, उसके विरोध में आया था ना निरंकुशवाद के, कि भाई उसमें बहुत अत्याचार हो रहा था निरंकुशवाद में, ये विचार था, थीसिस थी। ओके, फिर एंटी थीसिस में लोकतंत्र है कि भाई लोगों को कुछ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कुछ फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी, है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। फिर जैसे ही इन दोनों में तर्क वितर्क हुआ, मतलब बातचीत हुई, लड़ाई झगड़ा मान लीजिएगा कि दोनों के विरोधी विचार मिले, और अंत में जब दोनों की चीजें मिलने के बाद फिर अंत में जो संश्लेषण सिंथेसिस आता है वो क्या आता है, संवैधानिक राजतंत्र अर्थात कानून के द्वारा शासन। ओके, क्लियर। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा यहाँ कि हीगल के अनुसार थीसिस परिवार है और शासन में निरंकुशवाद है, और एंटी थीसिस में नागरिक समाज है, शासन में लोकतंत्र है, और सिंथेसिस में राज्य है, और शासन में उनके लिए संवैधानिक राजतंत्र। ओके, क्लियर यहाँ तक, ये चीज समझ में आई सभी को। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए अगला पॉइंट है अकार्बनिक दुनिया थीसिस है, जैविक दुनिया एंटी थीसिस है, और मनुष्य संश्लेषण सिंथेसिस है। ओके, लास्ट पॉइंट ओके जो है वही, पहले दो पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए, लास्ट पॉइंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभी लास्ट पॉइंट हमने लिया ही नहीं था। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट में वो क्या कहते हैं कि पहले दुनिया अकार्बनिक थी, मतलब दुनिया में कुछ भी नहीं था, लोग ऐसे ही जी रहे थे, मतलब एक प्राकृतिक अवस्था मान लीजिए, लोग जी रहे थे। फिर उसके बाद एक जैविक दुनिया आई जिसमें लोग जीना प्रारंभ किए, है ना, जो कार्बनिक दुनिया ही बोल सकते हैं जिसमें लोग जी रहे। फिर उसके बाद जो संश्लेषण हुआ, सिंथेसिस हुआ, उसमें एक मनुष्य समाज है। ओके,
सिर्फ इतना याद रखना। यहाँ क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि अकार्बनिक दुनिया क्या है हीगल के अनुसार, थीसिस है। जैविक दुनिया क्या है हीगल के अनुसार, ऑर्गेनिक वर्ल्ड क्या है, तो याद रखना है एंटीथीसिस है। मनुष्य संश्लेषण ह्यूमन बीइंग क्या है, तो सिंथेसिस है। ओके, क्लियर जो है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब वो कहते हैं इतिहास के चरण के बारे में बात करते हैं कि पहले दुनिया कैसी थी और बाद में कैसी हुई और धीरे धीरे राज्य का विकास कैसे हुआ। ओके, प्रथम चरण में भौतिक या अकार्बनिक दुनिया का विकास हुआ, फिर जैविक दुनिया आई जिसमें पशु पौधे आए, और तीसरे चरण में मानव विकास हुआ। इसमें गुणात्मक रूप से उच्च अवस्था के रूप में चिन्हित हुए क्योंकि मनुष्य तर्क संगत एजेंट था। अब जब मनुष्य तर्क संगत एजेंट हो गया था, फिर क्या आया, परिवार आया, फिर क्या आया, नागरिक समाज आया, फिर क्या आया, राज्य आया। ओके, तो ये जो प्रक्रिया है वो द्वंदात्मक डायलेक्टिक मेथड से ही आई है। ओके, अब कैसे आई है तो एक चरण हुआ होगा कभी, एक तो चीज हुई होगी कि ये जो तीसरा चरण है मानव विकास, ये कभी ना कभी सिंथेसिस था, लेकिन अब जाके जब मानव विकास हुआ, व्यक्ति तर्क संगत हुआ, विचारवान हुआ, विचारशील हुआ, तो इसके बाद ये क्या हुई, थीसिस बन गई एक समय पर। और थीसिस बनने के बाद फिर से इस पर काम चलने लगा, तो फिर ये आ गया थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। तो ये विकास के चरण है, इतिहास के चरण के बारे में बात की है। ओके, तो इसे भी याद रख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन फिलहाल बहरहाल बनता तो नहीं है, लेकिन समझ लीजिएगा। सर ये थीसिस या बात लिखा रहता है एग्जाम, यस साक्षी। देखिए कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए थीसिस को हिंदी में थीसिस ही लिख देंगे, है ना। वाद प्रतिवाद संवाद भी लिख सकते हैं, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस भी लिख सकते हैं। तो दोनों हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का आप समझने की कोशिश करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीगल का तर्क है कि परिवार एकता का प्रतीक है, नागरिक समाज विशिष्टता का प्रतीक है, और राज्य सार्वभौमिकता का। ओके, तो ये चीज याद रखिए। उन्होंने कहा है कि परिवार और नागरिक समाज दोनों कुछ हद तक तर्क संगत हैं, लेकिन केवल राज्य पूरी तरह से तर्क संगत और पूरी तरह नैतिक है। ओके, याद रखिएगा। वो कहते हैं परिवार और नागरिक समाज तर्क ठीक है कुछ हद तक है, लेकिन राज्य जो है वो अच्छा है, वो तर्क रूप है, तर्क से अच्छा भरपूर है और नैतिक है, मोरालिटी है, रैशनैलिटी है, वो इन चीजों से परफेक्टली परिचित है। ओके, क्लियर। अब आता है उनका थ्योरी ऑफ स्टेट। यहां तक सबको क्लियर है। सेम थ्योरी ऑफ स्टेट उसी डायलेक्टिक मेथड का प्रतीक मान लीजिए। राज्य जो बना है, तो राज्य में वो कहते हैं कि कैसे बना है, वही सिंथेसिस से बना है। तो राज्य के बारे में बात कर लेते हैं हम। चलिए थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में। राज्य का उनका सिद्धांत स्वयं सिद्ध में निहित है, अर्थात राज्य बन चुका है ना, स्वयं सिद्ध में निहित है, जो तर्क संगत और वास्तविक है, और जो वास्तविक है वह तर्क संगत है। अब वो कहते हैं एक चीज यहाँ रखिए, यहाँ चीज नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कि यह विचार किसका है, कि जो तर्क संगत, जो विचारवान है, जो तार्किक है वो वास्तविक है, जो वास्तविक है वो तार्किक है। ओके, इस पॉइंट को आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब से हम यही चीज आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके अंदर विचार आते हैं, जो तार्किकता रहती है, वो वास्तविक है। मतलब आपके अंदर विचार आया पेन का, और पेन आपके लिए सामने है, तो ये वास्तविकता होगी आपके लिए। अब आपके अंदर जो वास्तविकता है, पेन है, तो कभी ना कभी आपके अंदर विचार आया होगा, इसलिए तो ये विचारवान है, इसलिए तो ये तर्क संगत है। आज आपके सामने लैपटॉप है, कुछ भी है, जैसे मान के चलिएगा आपके पास JRF है, ठीक, और वो कभी ना कभी आपका विचार रहा होगा, है ना, तो वो पहले तर्क संगत भी है, विचार भी है आपका। और जो आपके सामने वास्तविक में JRF आ गया है ना, वो पहले विचार था, और जो आपके पहले विचार क्या था, JRF था, तो वो विचार था, आज वो वास्तविकता में है आपके पास।
तो तर्क संगत क्या है? वास्तविकता है, वास्तविकता तर्क संगत है। क्लियर ये चीज? यहां तक सबको क्लियर है ना? सुमित्रा, जोया, पंकज, कोमल, साक्षी, साबा हुसैन, करिश्मा, ओके। चल, वेरी गुड। तो इसका अर्थ है कि संसार में जो कुछ भी है वह कारण के अनुसार है, और जो कुछ भी कारण के अनुसार है वह अस्तित्व में है ना? ये चीजें समझ समझ गए होंगे। तो आज के टाइम में आप देखिए, संसार में जो भी चीज है उसका कोई ना कोई कारण होगा, है ना? और वो कारण इसलिए है कि उस चीज का अस्तित्व भी होगा। जब कारण है तो उसका चीज का अस्तित्व भी होगा। अब जैसे आप मान के चलिएगा कि सर संसार में चींटी, पशु पक्षी क्यों है? कहीं ना कहीं उसका कारण तो होगा। जैसे चींटी है, ठीक, लाल वाली चींटी आती है जो रेड आंट, है ना? तो वो कहीं ना कहीं किस लिए है? जो मृत पशु हो जाते हैं, है ना, तो उनको साफ करने के लिए क्या होगा? आप जमीन में भी दफना देंगे तो एक समय बाद कुछ नहीं मिलता होगा, क्योंकि वो चींटियों का भोजन है, वो चींटियां नष्ट कर देती हैं। अगर वो चीजें नष्ट ना होंगी तो समाज में क्या होगा? दूषित ही होगा, राइट? तो हर चीज का एक अस्तित्व, एक कारण होता है, इसीलिए समाज में है। हीगल कहते हैं जो भी चीजें हैं समाज में उनका कारण है और इसीलिए वो अस्तित्व में है। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, हीगल का राज्य का सिद्धांत एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से कारण आत्मा निरपेक्ष विचार की क्रमिक प्रकटीकरण के मूल आधार पर है। हीगल कारण के लिए राज्य में अपनी पूर्ण सिद्धि प्राप्त करता है। यही है कि राज्य जैसे भी आया है वो राज्य एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से आया है। राज्य का कारण व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है, और राज्य तर्क संगत है, राज्य वास्तविक है। इसलिए जो तर्क संगत है वह वास्तविक है। यहाँ वास्तविकता का अर्थ केवल वह नहीं जो अनुभवजन्य, बल्कि वह है जो मौलिक है। इस चीज को समझ लीजिएगा। वो कहते हैं राज्य है, राज्य वास्तविक भी है और तर्क संगत है। कभी ना कभी लोगों के विचार में आया था, इसीलिए राज्य आज वास्तविकता का रूप है। ओके, राज्य वास्तविक भी है, तर्क संगत है, और तर्क संगत के साथ साथ अस्तित्व भी है, कारण भी है, और फिर उसके बाद मौलिक भी है। वो कहते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या माना? राज्य को सर्वोपरि माना। ओके, क्लियर? अब यहां से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि राज्य सर्वोपरि माना। ओके, सर्वोच्च, याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हीगल के सभी राज्य मतलब राज्य के रूप उस हद तक तर्क संगत है जहां तक वे तर्क के प्रकट होने की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब वो एक चीज और कहते हैं, राज्य सिर्फ वहां तक तर्क संगत है जहां तक वो तर्क के लायक है। ओके, अब वो ये भी नहीं कहते हैं कि भाई क्या है राज्य, कब तक हम मानेंगे तर्क संगत है, कब तक हम सही मानेंगे। तो उन्होंने एक अंत में बात ये कह दी है कि मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या मार्च या आगमन ही अंतिम अवतार है राज्य का। उन्होंने ये कहा है कि राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का मार्च या कारण का अंतिम अवतार माना। इसका मतलब ये है कि जब ये प्रक्रिया चलती रहेगी, राज्य तर्क संगत होता रहेगा, लेकिन राज्य जब आएगा या राज्य जब तक रहेगा जब तक ईश्वर राज्य पर जन्म ना ले ले। अब ईश्वर कब जन्म लेगा कब नहीं लेगा, यही चीज तो उनके बारे में विवाद बनी हुई है ना। यही एक उनके बीच में कंट्रोवर्सी है कि भाई ये पता नहीं ईश्वर कब लेगा जन्म, और ईश्वर लेगा या नहीं लेगा ये पता नहीं। तो ये प्रक्रिया उनके अनुसार चलती रहेगी, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। ओके, जब हम लोग कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तब उनके विचार में और समझ में आएगा द्वंद्वात्मक पद्धति। उनकी जो द्वंद्वात्मक पद्धति पढ़ेंगे, उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति साम्यवाद पर समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हीगल के अनुसार हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति समाप्त होगी या नहीं होगी, या प्रक्रिया चलती रहेगी। तो प्रक्रिया चलती रहेगी, कब तक चलेगी? जब तक ईश्वर का अवतरण ना हो जाए, और ईश्वर का अवतार होना नहीं। तो इसीलिए हीगल के अनुसार दी गई द्वंद्वात्मक पद्धति वो प्रक्रियाशील है, वो चलती रहेगी। ओके, याद रखिएगा। यहाँ क्लियर है आपको? और यहाँ एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ये किसका कथन है? ये हीगल का कथन है। ओके, पृथ्वी पर ईश्वर का मार्च या आगमन हीगल का कथन। नहीं होगी चलती रहेगी। साक्षी क्या कह रही है समझ में नहीं आया मुझे। नहीं होगी चलती रहेगी,
हीगल के द्वारा द्वंद्वात्मक पद्धति रेगुलर चलती रहेगी। ओके, कभी वाद प्रतिवाद संवाद, फिर संवाद, एक समय बाद फिर से वो वाद बन जाएगा, फिर वही चलती रहेगी, चक्की चलती रहेगी, है ना। चलिए, अर्थात हीगल का डायलेक्टिक मेथड चलता है। क्लियर? देखिए भाई, अगर आपकी पॉइंट जो भी है क्लियर हो जाए तो अच्छा है, नहीं होगा तो पूरी मेहनत मेरी भी बेकार जाएगी और आपका समय भी। तो इसलिए अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो बताइए। समाप्त नहीं होगी, चलती रहेगी। ओके, वेरी गुड। हाँ, समाप्त नहीं होगी। ओके, क्लियर है। ओके करिश्मा, वेरी गुड। मतलब सभी का बढ़िया क्लियर है ना। चलिए भाई, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। अब आता है राज्य कारण की उच्चतम अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह परिवार थीसिस और एंटीथीसिस और सिंथेसिस से बना है। हीगल नागरिक समाज को भ्रूण अवस्था में राज्य के रूप में देखते हैं, क्योंकि सभ्य समाज व्यक्ति को शिक्षित करता है, जहां वह यह देखना शुरू कर देते हैं कि वह प्राप्त कर सकता है जिसकी उसे केवल दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने की इच्छा से प्राप्त। हीगल नागरिक समाज को भ्रूण अवस्था में राज्य के रूप में देखता है। हीगल कहता है जो नागरिक समाज है वो भ्रूण है ना। एक ऐसा स्टेज है जो या मान के चलिए एक बच्चे की, शिशु की अवस्था में है, जो जैसे माँ की गर्भावस्था में होता है। ओके, वो भ्रूण है। और उससे अच्छा जो होगा वो तर्क वितर्क में वो राज्य होगा। राज्य को उन्होंने अच्छा माना है। ओके, क्योंकि सभ्य समाज में व्यक्ति को शिक्षित करता है, राज्य एक व्यक्ति को शिक्षित करता है, इसलिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के हेगेलियन सिद्धांत की विशेषताएं क्या है? उन्होंने बताया कि राज्य की विशेषताएं क्या है हीगल के अनुसार, उनको हम लोग समझ लेते हैं। राज्य दिव्य उत्पत्ति, पृथ्वी पर भगवान का मार्च है। मार्च कहा है उन्होंने ना, उत्पत्ति का है, क्योंकि यह कारण के पूर्ण विचार का दैवीय रूप से विकास है। ओके, हीगल एक स्टैटिक्स थे, क्योंकि उनके दर्शन में राज्य एक साधन नहीं बल्कि स्वयं एक साधन है। व्यक्ति राज्य के लिए मौजूद है, ना कि इसके विपरीत। तो जो व्यक्ति है वो राज्य के लिए, कहीं ना कहीं जब व्यक्ति, जब उनके लिए इम्पोर्टेंट राज्य हो गया है ना, तो राज्य स्वयं में साध्य होगा ना। अब जब राज्य हम लोग प्राप्त करेंगे, पहले क्या था? पहले मानव परिवार था, बाद फिर प्रतिवाद में एंटीथीसिस में क्या आया? सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज। फिर सिंथेसिस में राज्य आया। और राज्य की उत्पत्ति कैसी होगी? दिव्य उत्पत्ति होगी, जिसमें क्या होगा? पृथ्वी पर जब तक भगवान का अवतरण नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। अर्थात राज्य क्या है? भगवान का अवतरण है पृथ्वी पर। ओके, याद रखिएगा। तो इसके अनुसार क्या हुआ? हीगल के अनुसार, हीगल का राज्य कैसा हुआ? हीगल का राज्य ही स्वयं में साध हुआ कि हमें प्राप्त क्या करना है? लोगों को राज्य प्राप्त करना है। लोगों का एक गोल क्या हो गया कि राज्य को अचीव करना है। ओके, मतलब सत्ता, देखिए सत्ता अलग हो जाती है कि राज्य पर कोई शासन करेगा, लेकिन अब सारे व्यक्ति राज्य के बारे में सोचेंगे, उनका स्वयं में राज्य साध्य हो जाएगा। साध्य मतलब गोल हो जाएगा कि हम राज्य को अच्छे से अच्छा बना सकें। ओके, राज्य अचूक है, केवल राज्य ही जनता है किसी व्यक्ति के लिए क्या बेहतर है। वो कहते हैं कि राज्य अचूक है। अब राज्य आपसे जो भी कुछ कहेगा, राज्य के द्वारा आपसे जो कुछ कहा जाएगा, जो भी आपको आदेश दिया जाएगा, उसी में आपकी स्वतंत्रता है। अब यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, हीगल के अनुसार स्वतंत्रता क्या है? राज्य के द्वारा दिया गया कोई भी आदेश, उसके लिए स्वतंत्रता है। अब आपने अगर दैवीय सिद्धांत पढ़ा होगा, दैवीय सिद्धांत में क्या था? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण। ओके, वेरी। दैवीय सिद्धांत में क्या है? अगर आपने वो क्लासें देखी होंगी तो आपको पता होगा। दैवीय सिद्धांत में क्या है? जो राजा आदेश दे, जो राज्य के अनुसार जो आदेश मिले वही होगा। दैवीय सिद्धांत में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता है। ओके, क्योंकि वो राजा का किसी प्रकार का विरोध नहीं करेगा। अगर राजा कुछ भी करे उसे मानना पड़ेगा। राजा निरंकुश भी होगा तो यही माना जाएगा कि जनता ने पाप किए होंगे, इसलिए राजा निरंकुश है। ओके, याद रखिएगा।
यहाँ तक क्लियर है सबको? तो उन्होंने राज्य को अच्छा माना है और राज्य के प्रति कोई भी कभी विरोध नहीं कर सकता है, राज्य के अलावा कोई भी कुछ कभी नहीं कर सकता है, राज्य जो कहेगा वही आपको मानना पड़ेगा। ओके, चलिए। स्वतंत्रता के बारे में वो सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, व्यक्ति स्वतंत्रता का विरोध और राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध और व्यक्तिवादी उदारवादी स्वतंत्रता को अस्वीकृत करते हैं। व्यक्ति की स्वयं की उदारवादी स्वतंत्रता का किसी प्रकार को समर्थन नहीं करते। ओके, सकारात्मक स्वतंत्रता जो राज्य कहेगा वही आपकी होगी। पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है, राज्य द्वारा दिए गए आदेश, राज्य के प्रति किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होगा। ओके, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध आपकी स्वयं की स्वतंत्रता का विरोध करता है, राज्य की आज्ञा पालन करना ही आपकी स्वतंत्रता है, राज्य कोई भी आपको आदेश दे वो आपकी स्वतंत्रता। ओके, क्लियर है यहाँ तक? जब आपको ये चीज समझ में आई कि राज्य ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता फिर रही नहीं जाती। और एक चीज याद रखिएगा, जो भी थिंकर ये बात कहता है कि राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन, तो समझ लीजिएगा यहाँ राज्य को महत्वता दी जा रही है, राज्य को इंपोर्टेंस दी जा रही है कि राज्य से सर्वोपरि कुछ भी नहीं। ओके, याद रखिए। और जो थिंकर ये बात कह रहा है वो थिंकर कभी भी उदारवादी नहीं हो सकता, क्योंकि उदारवादी विचारधारा में क्या है कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। ओके, ये चीज याद रखिए, ये कंफ्यूज करता है। क्लियर है यहां तक? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन प्रणाली, संवैधानिक शासन प्रणाली का वो समर्थन करते हैं, संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन करते हैं, जो कानूनों के अनुसार चले राजा उसका। ओके, हीगल के अनुसार संविधान का निर्माण ईश्वर की देन है, मानव निर्मित संस्था नहीं। तो याद रखिएगा, हीगल के अनुसार संविधान जो बनाया गया है वो ईश्वर ने बनाया है, जो भी कानून होंगे वो ईश्वर के अनुसार होंगे, मानव निर्मित नहीं होंगे। ओके, अर्थात राज्य के द्वारा जो भी संवैधानिक शासन प्रणाली है उनके द्वारा जो भी कानून या जो भी आदेश दिए जाएंगे वो आपका मानना आपकी स्वतंत्रता रहेगी। आप अपने प्रति किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं ले सकते। ओके, क्लियर? कोमल, जोया, साबा हुसैन, साक्षी, गुलनाज, पंकज, गुड्डू, पूजा, करिश्मा, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे कई थिंकर की ओर बढ़ रहे हैं, तो अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, और जब आप सब मिक्सअप पढ़ेंगे और जब टेस्ट होगा तब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, चल, ओके, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ तक सब क्लियर है ना आप सबका? चलो, ओके, थैंक यू। और अब किसी का डाउट नहीं, कल हम लोग टेस्ट रखेंगे। ओके, कल हो सकता है टेस्ट का टाइमिंग भी चेंज रहे, मैं जो भी रहेगा टेस्ट का टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो सुबह है वो रहेगा। ओके, सुबह ही रखेंगे, 9 बजे सुबह ही रखेंगे। ओके, कल टेस्ट रहेगा, कल क्लास भी है सर? यस, कल क्लास भी है। हमको जब तक रुकना नहीं, जब तक हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। ओके, याद रखिएगा, चाहे संडे हो चाहे मंडे, रोज पढ़ना पड़ेगा। चीजें और जो हमने पुस्तक की लिस्ट दी है वो भी याद करते रहिएगा। ओके, निर्मला, ये टेक्निकल टीम का नंबर जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि आपको रिकॉर्डेड क्लास कहाँ मिलेगी। ओके, चलिए, अब अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो हमारे पास 5 मिनट है, उसमें आप लोग डाउट बताइएगा। किसी भी प्रकार का अगर आप स्वयं का कोई डाउट हो कि सर कैसे क्या पढ़ना है, क्या है,
पुस्तक क्या है, क्या बुक है ना। आज की क्लास बहुत अच्छी है। थैंक यू करिश्मा। मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा। फीडबैक फॉर्म आता होगा है ना, उसे भी फिल कर दीजिएगा। अच्छा, यस। करिश्मा, अमूलवादी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, उसके लिए हम लोग एक आध दिन अलग से थोड़ा बहुत सेशन रख लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, ऑल क्लियर। ओके, मोस्ट वेलकम साक्षी। चिंकी सर कौन सी यूनिट से होगा टेस्ट? चिंकी याद रखिएगा, जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं उन सबका हम लोग टेस्ट लेते हैं, ठीक है। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग, प्लेटो से कन्फ्यूशियस से लेके अभी हीगल तक टोटल कितने थिंकर पढ़ चुके हैं? कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, मैकियावेली के बाद लॉक, हॉब्स, रूसो, है ना। और रूसो के बाद कौन पढ़ा था हम लोगों ने? नाम बताइए, रूसो के बाद क्या पढ़ा था सर? जितना साक्षी बुक नहीं लीजिएगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लगा पाए उतने लगाइएगा, तो बुक की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपका डाउट रहेगा, डाउट आप यहाँ पूछ लीजिएगा। ओके, जो क्लास अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो उसके लिए आपको पुस्तक लेनी पड़ेगी। इसीलिए हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए वो क्लास करते हैं। ओके, जो क्लास यूट्यूब पर क्लास लेते हैं और ऐप पर पढ़ते हैं सर। निर्मला क्या कहना चाहती है, समझ में नहीं आया। यस, हाँ, बैंथम, जेएस मिल, है ना, और हीगल, इन सारे का हम टेस्ट लेंगे। यस जो है सारा हम ही कराएंगे। आप बताओ, कोई और फैकल्टी को बुलाएं? क्यों जो है, अगर हमसे पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा तो किसी और को बुलाया जाए क्या? 16 जुलाई के बाद आज क्लास करना। तो निर्मला, ये गलती आपकी है ना। 16 जुलाई के बाद आप क्लास आज कर रहे हैं, तो देखिए, रेगुलर आपको आना पड़ेगा, है ना। मेरे पास ऐसा कोई जादू या मंत्र तो है नहीं जो मैं आपको उसकी टैबलेट दे दूं और आपको सारा कुछ याद हो जाए। तो क्लास में आना पड़ेगा आपको, तभी याद होंगी सारी चीजें। देखिए, जो है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो अगर आपके क्लियर नहीं है, तो उसके लिए आपको बुक लेनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। ओके, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाऊं, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पढ़िएगा। अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप मास्टर्स में तो नहीं है कि 2 साल है में इतना पढ़ लेंगे। अब आपके पास 6 महीने आते हैं और 6 6 महीने में एग्जाम आते हैं, तो कहाँ तक आप बुक पढ़ेंगे, है ना। ये चीज़ है, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, इतना मैं बता रहा हूँ, हो जाएगा। ओके, थैंक यू साक्षी। अगर मैं ठीक पढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं ठीक पढ़ाने की। ओके, तो निर्मला, वो आपको ऐप अपना अपडेट करना होगा इसलिए। ओके, ओके, ओके साक्षी, सारा हम ही कराएंगे। चलिए, जो है समझ तो आता कम से कम मेरा पढ़ा हुआ, पढ़ाया हुआ है। थैंक यू जो है, जो आपने हमें फेवरेट कहा। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर आपके वही होंगे सुबह वाली क्लास में, ठीक है। तो वो एक अलग से है आपके लिए एक्स्ट्रा, जो भी अपने आप में मतलब जो स्टूडेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वो उसके लिए है। ओके, चलिए, तो अब मिलते हैं हम लोग कल फिर सुबह 9 बजे। ओके सर, आप अच्छा, नहीं तो जो है मैं तो बस यहीं पढ़ाता हूँ।
है ना, मैं वैसा कोई और लेक्चरर नहीं हूँ। ओके, चलिए। ओके, मोस्ट वेलकम। चलिए भाई, तो उसमें आप लोग मैसेज कर दिए थे, सबको तो हमने ऐड कर ही दिया है, और जो भी स्टूडेंट रह गए होंगे तो उनको भी हम ऐड कर देंगे। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेझिझक कोई भी सवाल हो पूछिएगा। ओके, डाउट सेशन में पूछिएगा, नहीं तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मतलब मैसेज कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि हमें भी टाइम नहीं रहता। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल फिर सुबह 9 बजे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे सेशन, वॉच एंड मोस्ट वेलकम।